हेलो एवरीवन। तो मैट्रिसेस में हम लोग ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ चुके हैं, है ना। इसमें आपका ऑलमोस्ट सारा पार्ट कवर हो चुका है जो सिलेबस में है, ठीक है। तो सिलेबस के हिसाब से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। जो लास्ट के दो टॉपिक्स हैं, एक है आपका इनवर्स और एक है हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट सिलेबस से अभी के लिए हटा दिया गया है, तो इसलिए हम उस वाले पार्ट को अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको इनवर्स का थोड़ा बहुत आइडिया दे दूं कि इनवर्स हमने दो टाइप का इनवर्स देखा था। एक हमने किसके लिए पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था एडिशन के लिए, है ना। तो इनवर्स के लिए, है ना, देखो इनवर्स के लिए ये वाला इनवर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला इनवर्स वैसे पूछा नहीं जाएगा आपसे, ये बेसिक सा इनवर्स है। एक कौन सा होता है, एडिटिव इनवर्स, याद होगा, है ना, एडिटिव इनवर्स। और एडिटिव इनवर्स क्या बोलता है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स सेट है और उसमें हम कोई ऑपरेशन स्टार ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार को क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स ऑपरेशन होगा और स्टार ऑपरेशन जो होगा वो एडिशन ले लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले हमें आइडेंटिटी फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पे हमें आइडेंटिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो पहले अगर आप आइडेंटिटी के बारे में सोचोगे तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है ना। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, यहाँ पे जो जीरो होता है वो हमारा क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। लास्ट क्लास में मैंने ये चीज बताया था आपको, है ना। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। तो आइडेंटिटी क्या होगा, यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स होगा, ये जीरो मैट्रिक्स है ना। तो ये जीरो मैट्रिक्स है जो यहाँ पे हमारे लिए एडिटिव आइडेंटिटी की तरह वर्क करता है ना। और अगर एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास है तो हमें एक ऐसा ऑपरेशन आपको याद होगा, ए स्टार बी इस तरीके से होना चाहिए कि आपको क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए। तो अगर गिवन ए के लिए एक ऐसा मैट्रिक्स आपको बी खोजना है, ऐसा एलिमेंट बी खोजना है जिसके लिए आप ऑपरेशन लगाओगे, तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या है हमारे पास, ऑपरेशन प्लस है। तो हमें ऐसा एक मैट्रिक्स खोजना है जिसमें दूसरे मैट्रिक्स को ऐड करे तो हमें क्या मिलना चाहिए, जीरो, है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस टाइम्स ए, है ना। तो कोई भी अगर गिवन मैट्रिक्स ए है तो उसका माइनस नेगेटिव ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा, है ना। तो जो बेसिक हमारा डेफिनेशन था बाइनरी ऑपरेशन में, सेम वही चीज मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ। वैसे ही एक और दूसरा ऑपरेशन है ना, और यही मेन ऑपरेशन है। जब इनवर्स बोला जाता है तो हमें बाय डिफॉल्ट यही चीज समझना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्योंकि हम मैट्रिसेस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, है ना। तो यहां पे मैं ऑपरेशन क्या ले रहा हूं, क्रॉस का और मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो अगर यहां पे आप मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लिकेशन के केस में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है ना, एडिटिव नहीं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव बार बार नहीं लिखते हैं, सिर्फ क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी लिखते हैं, है ना। तो आइडेंटिटी यहां पे क्या होता है, आइडेंटिटी मतलब क्या हो गया कि हमारे पास ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। तो यानी हमें एक ऐसा मैट्रिक्स खोजना है यहां पे जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करे तो हमें क्या मिलना चाहिए, ए ही मिलना चाहिए, है ना। और उस मैट्रिक्स को इस तरफ से भी मल्टीप्लाई करो तो भी आपको क्या मिलना चाहिए, ए ही मिलना चाहिए, है ना। तो कौन सा ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे सेम वही मिल जाता है, तो लास्ट क्लास में बताया था ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है, आई एन वाला, है ना। तो डिपेंड करता है कि जो आपका एन है किस ऑर्डर का है ना, तो उसके हिसाब से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस हिसाब से चूज करेंगे। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है इस मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या बन जाता है, वो आइडेंटिटी बन जाता है, ठीक है। इनवर्स के लिए इनवर्स के लिए फिर से देखो ऑपरेशन वही,
ए, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है। हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स हमको यहां पे निकालना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं, जो हमारे पास आइडेंटिटी है वही मिलनी चाहिए। और इसको आप इस तरफ से भी मल्टीप्लाई करो तो भी आपको सेम ही चीजें मिलनी चाहिए, है ना। तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स। याद है ना, जो हमने किया था। तो यहां पे जो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स लिखते हैं, है ना, तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, देखो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना, और इस तरीके से लिख लो, इफ ए इंटू बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है, फॉर अ गिवन मैट्रिक्स ए, मैं यहां पे ए मैट्रिक्स फिक्स कर रहा हूं, है ना। इफ दिस देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ, है ना, इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। ये वाला पार्ट आपसे पूछा नहीं जाएगा अभी के लिए। तो अभी हम इनवर्स निकालना नहीं सीख रहे हैं, बस हम डेफिनेशन देख रहे हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं पता है, ये सब कुछ आप कर चुके हो ऑलरेडी, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन है ना। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये सब चीजें हमारा ऑलरेडी हो चुका है ना। तो यहां पे तो देखो, ये जो b को हम क्या बोलते हैं, a का इनवर्स बोलते हैं। और इनवर्स को हम यहां पे लिखेंगे कैसे, तो b को हम कैसे लिखते हैं, a इनवर्स, है ना। तो यहां से आपको ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ रही होगी, है ना। यहां से अगर आप प्रॉपर्टी ध्यान दोगे तो अगर आप a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। और a इनवर्स को अगर आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी ही मिलेगा। क्लियर है, यहां पे भी आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी ही मिलेगा। तो ये हमारा आइडेंटिटी का पार्ट है, ठीक है। ये वाला पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट हम लोग क्लास में आपको बता चुका हूं। इस वाले पार्ट में ये बस डेफिनेशन है आइडेंटिटी का, ठीक है। तो इसको बस ध्यान रखना। लेकिन ये ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ये जो ए इनवर्स फाइंड करने का तरीका है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में जो पार्ट इसको डिफाइन करता है वो पार्ट एक्चुअली सिलेबस से हट गया, इसलिए हम उसको अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं तो लेंथी हो जाएगा और उसका कोई यूज भी नहीं है अभी हमारे लिए, क्योंकि वो एग्जाम में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसका जो इनवर्स वाला पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे कि इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, हाउ टू फाइंड ए इनवर्स will be discussed in determinant chapter, ठीक है, डिटरमिनेंट चैप्टर। तो इनवर्स निकालने के आपके पास दो मेथड इस मैट्रिक्स वाले में सीखना था और एक मेथड हमें डिटरमिनेंट वाले में सीखना है ना। तो मैट्रिक्स वाला पार्ट का जो इनवर्स है वो आपका हटा दिया गया है, तो इसलिए हम इस वाले पार्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है। मैं आपको कुछ कुछ मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के दिखा देता हूं, ठीक है। निकाल के नहीं दिखाऊंगा मैं आपको कुछ मैट्रिक्स दूंगा, ठीक है। और आपको चेक करना है कि क्या ये इसका इनवर्स होगा या नहीं होगा, है ना। तो इनवर्स चेक करने का तरीका क्या होगा, ठीक है। इनवर्स चेक करने का तरीका क्या होगा कि आपको ये मल्टीप्लाई करके देखना है उसमें a को a इनवर्स से और a इनवर्स को a से, कि अगर आपको i मिल रहा हो तो हमारा क्या हो जाएगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां से आपका मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम भी आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं और यहां पे जो इनवर्स होगा वो इनवर्स सिर्फ किसका पॉसिबल है, इनवर्स जो होगा सिर्फ किसका पॉसिबल है, सिर्फ एक और पॉइंट यहां पे लिख लो, है ना, दिस इज ओनली वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। तो यहां पे एक और पॉइंट बना के लिख लो, इनवर्स इज ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही हम इनवर्स कैलकुलेट करते हैं, बाकी और किसी के लिए कैलकुलेट नहीं करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है।
तो अगर मान लो कि मैं यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स ले रहा हूं 2 क्रॉस 2 का, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है 1 2 -2 -1, ठीक है, इसको +2 कर लो, ये मैंने ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक दूसरा मैट्रिक्स ले रहा हूं इस टाइप से, ठीक है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ, जैसे दूसरा मैट्रिक्स है 1/5 2/5, ये भी 2/5 और ये भी -1/5, ठीक है। तो ये मैंने दूसरा मैट्रिक्स लिया आपका, और मुझे पता करना है कि ये सिंपली आपको इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सिंपली करना क्या, हमें इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है, ठीक है। तो आपको बोला इसमें फाइंड ए बी एंड बी ए, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करके देखो कि फाइंड ए बी एंड बी ए। आपको पता है कि ए बी और बी ए हमेशा क्या होता है, इक्वल नहीं होता है ना। ये चीज हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है ना। तो हम इसको चेक करके देखते हैं कि क्या ये दोनों चीजों में क्या रिलेशन आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए और बी लिख रहा हूं मैं। तो ए बी के लिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ए मैट्रिक्स लिख लो और फिर बी मैट्रिक्स ले लो, ठीक है। और आपको यहां से दिख रहा होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन है, तो जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट किया था उसका प्रैक्टिस आपका यहाँ पे आराम से हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, मल्टीप्लाई रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई को ऐड करके मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा, ठीक है। तो देखो पहला वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 1 × 1/5 2 × 2/5 कितना हो जाएगा, 5/5, कितना दे देगा 1। चेक करना आप, है ना। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले पार्ट से, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बताया था। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले पार्ट से, ठीक है। तो मेरा ये पहला वाला मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और मैंने रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए मैंने पहले प्लेस पे फिल किया। अब रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं यहां पे फिल करूंगा, ठीक है। तो कितना होगा, 1 × 2/5 प्लस 2 × -1/5, और ऐड करोगे कितना मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये मेरा पहला रो का काम हो गया। अब दूसरे रो में आते हैं, ये दूसरा रो और पहला कॉलम, ठीक है। किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2/5 से, -1 को -2/5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करके देखो कितना आता है, 0। और फिर इसके बाद इसको हम इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो फर्स्ट वाले पार्ट को 2 को 2/5 से, -1 को -1/5 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे कितना मिलेगा, 1 मिल गया, ठीक है। तो देखो a को b से मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिला, ये देखो 1001, और ये क्या होता है एक्चुअली में, I2 × 2 होता है, याद होगा आपको। ये क्या है, आइडेंटिटी मिल रहा है। देखो तो इस दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने और मुझे ये मिल गया। इसका मतलब हम ये डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि यही इसका इनवर्स है, ठीक है। हमें ये वाला पार्ट भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आपको कंडीशन याद होगा कि इनवर्स के लिए क्या होता है, ए बी = I = BA, है ना। तो ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब सेकंड वाला पार्ट, क्योंकि हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो सेकंड वाला पार्ट भी मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको। तो देखो BA जब कैलकुलेट करेंगे तो पहले मैं B मैट्रिक्स लिखूंगा, 1/5 2/5 2/5 -1/5, है ना। और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 2 2 -1 से, ठीक है। और मल्टीप्लाई कैसे करना है फिर से आपको पता है, ठीक है। मैं फिर से बस रिवाइज करा दे रहा हूं आपको, ताकि आप इस चीज को अच्छे ढंग से कर पाओ, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में गलती मत करना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन गलती होगा तो आपका इनवर्स भी गलत निकलेगा, ठीक है। तो पहले हम रो को इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी इनवर्स कैलकुलेट नहीं करना है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें गलत तरीके से कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम गलती मल्टीप्लिकेशन में ही होती है ना, क्योंकि इसका यूजुअल वे नहीं है मल्टीप्लाई करने का। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि मैक्सिमम जगह पे गलती बस इसी वाले पार्ट में होती है, ठीक है।
तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको सही तरीके से करना है और आराम से करना है। तो इसमें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, 2/5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, और दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 1। ठीक है, फिर इसको सेकेंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 0। क्लियर है। उसके बाद सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 0, और सेकेंड रो को फर्स्ट सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 1। चेक करके देखना, ये चीज आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन आता है। और यहां से भी देखो आपको क्या मिल रहा है, I2 क्रॉस 2 ही मिल रहा है ना। तो यहां से देखो हम ये चीज बोल सकते हैं कि जो आपका A और B का मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल है, AB इक्वल टू I इक्वल टू BA। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज B इज द इनवर्स ऑफ A। ठीक है, इनवर्स लिख रहा हूं मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो B इज इनवर्स ऑफ A, और यही चीज क्या होता है, ऑपोजिट साइड भी होता है। अगर एक इसका इनवर्स है तो A भी B का क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा, है ना। तो ये वाइस वर्सा टाइप से होता है कि अगर ये इसका इनवर्स है तो ये इसका इनवर्स भी होगा, है ना। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है आपका, है ना, ये जो मैट्रिक्स है इसको आप क्या लिख सकते थे, इसको आप A इनवर्स भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये इनवर्स मैंने स्टार्टिंग में नहीं लिखा, लेकिन मैंने बाद में क्रॉस चेक करने के बाद मैं इसको लिख सकता हूं अब कि ये इसका इनवर्स हो सकता है, तो मैं इसको A इनवर्स भी लिख सकता हूं। क्लियर है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ही आपको प्रैक्टिस करवाना था, है ना। तो ये मैंने एक इनवर्स के क्वेश्चन के थ्रू ही मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिया, है ना। तो आपको ये भी दिख गया कि कैसे हमें मल्टीप्लिकेशन भी करना है और कैसे हमें आइडेंटिटी से क्रॉस चेक करके देखना है ना। तो ये इनवर्स कैसे निकला, है ना, और वो जो सेकेंड मैट्रिक्स B है, वो सेकेंड मैट्रिक्स B कहां से आया, कैसे आया, उस वाले पार्ट पे हम डिस्कशन अभी नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो वाला पार्ट हम लोग आगे सीखेंगे कि किसी भी गिवन इनवर्स का, किसी भी गिवन मैट्रिक्स का आप इनवर्स खुद से कैसे कैलकुलेट करके बताओगे कि ये उसका इनवर्स है। ठीक है, तो वो हम लोग आगे सीखेंगे, इस चैप्टर का पार्ट वो नहीं रहा अब, इसलिए हम उसको यहां पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक और मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं 3 क्रॉस 3 का। ठीक है, तो ये देखो 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1, ये एक मैट्रिक्स है। और एक दूसरा मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं, और इसको चेक करके मल्टीप्लाई करके बताओ कि ये मल्टीप्लिकेशन कितना आता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन यहां पे थोड़ा सा, जैसे जैसे आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर बढ़ता जाएगा, आपका मैट्रिक्स का कैलकुलेशन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। तो ये 1/2 माइनस 1/2 1/2। ठीक है, तो ये 3 क्रॉस 3 का है, तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगा और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपको करना आता है, उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, दूसरा है 5/2 माइनस 3/2 और 1/2। ठीक है, अब करना क्या है ना, आपको बोला है कि फाइंड AB एंड BA, है ना। तो अब मैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का क्या कर रहा हूं, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन लिख के बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो मैं दोनों मैट्रिक्स को यहां पे फिर से लिखता हूं। अगर मुझे A और B फाइंड करना है तो मैं A मैट्रिक्स लिखूंगा पहले, 0 1 2 1 2 3। ठीक है, ये सब आप खुद से प्रैक्टिस करना, है ना। खुद से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट जो है वो ज्यादा इंप्रूव होगा, है ना, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर एक बार मल्टीप्लिकेशन वगैरह सही से कर पाते हो, है ना, तो फिर आपका कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। इसमें मैक्सिमम पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो क्या है, कैलकुलेशन टाइप का, है ना, कैलकुलेटिव ज्यादा है। तो इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो हमें उस कैलकुलेशन वाले पार्ट को रॉन्ग नहीं करना, ठीक ना। कहीं भी अगर एक छोटी सी भी गलती हो जाती है ना, तो आपका पूरा आंसर गलत निकल के आ जाता है। ठीक है, अगर कहीं पे एक जगह प्लस के जगह पे माइनस भी हो गया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान रखना थोड़ा सा कि इसमें
कहीं भी गलती नहीं करना है। और मुझे अगर b और a निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, -1/2 हाफ, -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2, ठीक है। और इसको मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ठीक है। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ रहा हूं, ये आप खुद से मल्टीप्लाई करके देखना। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता है, पहले फर्स्ट रो लेंगे, ठीक है, और फर्स्ट रो को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट कॉलम से, है ना। तो ये आपका रो 1 है और ये कॉलम 1 है, तो R1 C1 है, तो हम पहले वाले प्लेस पे यहां पे फिल करेंगे, ठीक है। आप देखना मल्टीप्लाई करके, ठीक है, कि कितना आंसर आता है, ठीक है। तो आंसर कितना आता है, 1 आ जाता है। फिर R1 को C2 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो यहां पे फिल करेंगे। R1 को C3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे लिखेंगे, क्लियर है। तो ये R1 वाला काम हमारा हो गया। फिर R2 है, R2 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, R1 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे प्लेस करेंगे, है ना। R2 को R2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे प्लेस करेंगे, है ना। R2 को कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे लिखेंगे, क्लियर है। तो ये आपका 3 इस टाइप से करोगे। फिर उसके बाद थर्ड कॉलम पे आएंगे, सॉरी थर्ड रो पे आएंगे, तो थर्ड रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे लिखेंगे, है ना। थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे लिखेंगे, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना, ये कितना आता है, ये I3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी बन जाती है, ठीक है। और सेम इसको भी करोगे तो यहां पे भी ये 0 0 1 0 0 0 1 आ रहा है, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि हर बार आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसी तरीके से आइडेंटिटी ही मिलेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली उसी टाइप का एग्जांपल ले रहा हूं जहां पे आपको आइडेंटिटी मिल रही है, क्योंकि मुझे दिखाना क्या है आपको कि ये सब इसका क्या होता है, इनवर्स होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, B इज द इनवर्स ऑफ A, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर टाइप का एग्जांपल ही ले रहा हूं, इसलिए आपको बार बार आइडेंटिटी मिल रही, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार आपको आइडेंटिटी ही मिले, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जहां पे ये चीजें पॉसिबल होती है, ठीक है। तो हमें कैसे उसको इंप्रूव करना है वो थोड़ा सा हमें देखना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी वो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे देता है ना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे देता है जिसको मल्टीप्लाई करने पे, है ना, वो उसका जनरलाइज फॉर्मेट पूछ लेता है, ठीक है। आप जब मिसलेनियस के क्वेश्चंस करोगे, है ना, तो मिसलेनियस के क्वेश्चंस में भी आपको बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको मिसलेनियस का ये क्वेश्चन लिख के आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे मान लो कि वो आपसे इस टाइप का आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, जब आपको शीट में दूंगा तो शीट में भी ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो आपको प्रैक्टिस के लिए ज्यादा चीजें होगी, ठीक है। जैसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि इफ A इक्वल टू, A एक मैट्रिक्स है, और यहां पे मैं 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ले रहा हूं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन ज्यादा ना करना पड़े। बाकी एक दो क्वेश्चन है जो 3 क्रॉस 3 का है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि कितना भी बड़ा मैट्रिक्स हो इसका मतलब ये नहीं कि हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करने का तरीका काफी सिंपल है। एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 3 -4 1 और -1, ठीक है। हमें एक ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें बोल रहा है देन प्रूव दैट a टू द पावर n इक्वल टू, है ना, a टू द पावर n इक्वल टू, यानी a को आप n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे 1 + 2n -4n, ठीक है, n और 1 - 2n, ये हमारे पास आना चाहिए, क्लियर है, ये हमारे पास आना चाहिए। और यहां पे n क्या है, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो n को हम एक पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, तो a टू द पावर n आपको कैलकुलेट करना है,
क्लियर है? तो देखो n तो हमें एक्चुअली में पता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा अगर कभी क्वेश्चन हो कि जब वो n बहुत बड़ा क्वांटिटी दे दे, है ना, और यहाँ पे n के टर्म्स में आंसर दिया हुआ है, तो हमें इस क्वेश्चन को इसी तरीके से n टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, स्टार्टिंग स्टेप में सबसे पहले आपको ए स्क्वायर फाइंड करने का ट्राई करो, है ना। n की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करेंगे, तो n इक्वल टू अगर आप 1 लोगे तो आपको देखो a मैट्रिक्स ही मिलेगा, है ना, a -1 1 और -1। यहां पे आप इस वाले में n की वैल्यू 1 पुट करो, तो यहां पे भी जहां जहां n है सब जगह आप 1 पुट करो, तो देखो आप देखोगे कि आपको फिर से a मैट्रिक्स ही मिल रहा है ना। इसका मतलब ये n इक्वल टू 1 के लिए तो सही है। n इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं, तो n इक्वल टू 2 के लिए ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर, है ना। और a स्क्वायर हमारे पास कैसे निकलेगा, तो a स्क्वायर मतलब क्या हो गया, a इंटू a, हमें a को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो a इंटू a करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 - 4 1 -1, ठीक है। और इसी को मैं फिर से इसी से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं आपको पता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, याद होगा। तो पहले वाले मैट्रिक्स का मैं ये रो ले रहा हूं, फर्स्ट वाला, ये वाला, और इसको मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 3 से मल्टीप्लाई होगा, कितना दे देगा, 9, और 9 और -4 कितना मिलेगा आपको, 5, ठीक है। इसको फिर मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, सेकेंड रो से, है ना। तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, -4 से, और -4 किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -12, और -4 कितना दे देगा आपको, +4 -8 दे देगा, ठीक है। तो ये मेरा सेकेंड कॉलम का ऑपरेशन हो गया। फिर आते हैं सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में, तो सेकेंड रो को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 1 -1 × 1 कितना दे देगा आपको, 2, है ना। और इसको मैं फिर सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा, 1 × -4 -1 × -1 कितना दे देगा आपको, -3। चेक करना, ये आपको -3 मिल रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो ये मैंने a स्क्वायर कैलकुलेट किया तो हमें ये चीज मिल रहा है, ठीक है। अब n इक्वल टू 3 के लिए चेक करो, है ना, n इक्वल टू 3 के लिए चेक करो, तो n इक्वल टू 3 के लिए ये क्या हो जाएगा, a³। और a³ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, a को 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा, और a को 3 बार मल्टीप्लाई करने से बेटर है कि हम क्या लिखें, a स्क्वायर इंटू a। क्यों, क्योंकि हम a स्क्वायर तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना। तो यहां देखो अभी सही है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, a³ कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो a³ कैलकुलेट करने के लिए a³ को मैंने कैसे ब्रेक किया, a स्क्वायर इंटू a में। ऐसा ही क्यों ब्रेक किया, क्योंकि हमें a स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी पता है, ये मैट्रिक्स हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो मैंने इसको यूज किया और इसको a से मल्टीप्लाई किया। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखो क्या होता है, फिर से वही 2 × 2 का मल्टीप्लिकेशन है ना। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, आप वो कंडीशन भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इस पोजीशन पे कितना आएगा, चेक करना, यहाँ पे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। सेकेंड वाले पोजीशन पे आप चेक करोगे तो कितना आएगा, -12 आएगा, ठीक है। इस पोजीशन पे चेक करोगे तो कितना आएगा, इस वाले पे यहाँ पे चेक करोगे तो 3 आएगा, ठीक है। और इस वाले पोजीशन पे चेक करोगे तो कितना आएगा, इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, चेक करना, -5 कुछ आता है, ठीक है। तो ये देखो मैंने a³ कैलकुलेट कर लिया। और इसके बाद आपको करना क्या है, a³ कैलकुलेट करने के बाद आपको n इक्वल टू 4 के लिए भी चेक करना है ना। तो n इक्वल टू 4 जब चेक करोगे तो n इक्वल टू 4 को मैं क्या लिखूंगा, a³ इंटू a लिखूंगा। a³ क्यों लिखा, क्योंकि मैं इसको, है ना, a³ मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि a³ की वैल्यू हमें ऊपर में पता है, ठीक है। 5 - 8 2 - 3, ठीक है। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे कितना मिलेगा आपको, 9 मिलेगा, ठीक है। सेकेंड वाले पोजीशन पे कितना मिलेगा आपको, -16 मिलेगा, ठीक है। नीचे वाले पोजीशन पे आपको कितना मिलेगा,
यहाँ पे आपको 4 मिलेगा और इस वाले पोजीशन पे आपको कितना मिलेगा, -7 मिलेगा। ठीक है, देखो, और इसी तरीके से आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना। ये तो क्योंकि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था इसलिए मैंने 4 बार n = 4 तक कैलकुलेट किया। लेकिन अगर ज्यादा मैट्रिसेस है ना, ज्यादा ऑर्डर का मैट्रिसेस है तो इतना ज्यादा हमें नहीं करना। a³ तक आपको एटलीस्ट करके शो करना है ना, a² और a³ तक आपको कैलकुलेट करके शो करना है। और ये करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको हर एक एलिमेंट का पैटर्न देखना है। ठीक है, देखो पहला एलिमेंट देखो क्या है, 3, फिर a² का पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, 5, a³ का 7 और इसका देखो क्या आ रहा है, 9। तो एक पैटर्न में ये बढ़ रहा है ना। ये किस में बढ़ रहा है, एक तरीके से AP में बढ़ रहा है। ठीक है, और AP में जब ये बढ़ रहा है तो इसको जब आप करोगे तो कितना आएगा, है ना। देखो n = 4 के लिए 9 है, n = 3 के लिए 7 है ना। तो इसी टाइप से हमें क्या लिखना है, सिमिलरली a⁴ n की वैल्यू हम कितना लिख पाएंगे, 1 + 2n। ठीक है, वैसे ही सेकेंड वाले जो 1,2 पे जो एलिमेंट है हमारे पास, है ना, 1,2 के जितने एलिमेंट है उन सब का पैटर्न देखो आप। तो यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। इन सब को आप क्या करो, n के साथ रिलेट करने का ट्राई करो, है ना, क्योंकि हमें n के टर्म में ही आना चाहिए। तो n = 1 था तो -4 है, n = 2 है तो -8 है ना, n = 3 है तो -12 है, n = 4 है तो है ना 16 है। तो n = अगर n होगा तो ये कितना आ जाएगा, -4n, है ना। इस वाले पोजीशन पे देखोगे, ये देखो n के साथ ही ये बढ़ रहा है ना। जितना आपका n है उसी के हिसाब से ये देखो आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे n = 2 है तो ये 2 है, n = 3 है तो यहाँ पे देखो 3 है, n = 4 है तो यहाँ पे 4 है ना। तो इस वाले पे n = n के लिए क्या हो जाएगा, n ही हो जाएगा, है ना। और सेम नेक्स्ट वाला क्या आपका बन जाएगा, ये आपका 1 - 2n बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आपको ज्यादा ऑर्डर के, है ना, ये जनरलाइज फॉर्मेट में अगर आपको करने के लिए दिया जाए तो एटलीस्ट आप n = 3 तक के लिए कैलकुलेट करके उसको दिखाओगे कि n = 3 के लिए ये आ रहा है। ठीक है, अगर कम ऑर्डर का है, जैसे 2 ऑर्डर का है तो n = 4 तक जा सकते हैं मैक्सिमम, है ना। लेकिन 3 तक भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसके बाद आप इसको बोल सकते हो, सिमिलरली इन दिस वे वी कैन मूव, और जो एलिमेंट का पैटर्न है ना, इन द सिमिलर पैटर्न दिस एलिमेंट कैन बी रिटन लाइक दिस, है ना। तो इस तरीके से आप एलिमेंट्स को क्या कर सकते हो, जनरलाइज फॉर्मेट में बता सकते हो कि ये जनरलाइज इसका फॉर्मेट है। ठीक है, उसके बाद आपके पास इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे करने के लिए। ठीक है, तो जहां पे आप देखोगे कि हम कैसे क्वेश्चंस को प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, 3-3 का हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, जैसे मैं एक मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन ले लेता हूं, आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल में ही क्वेश्चन है आपके पास, और जो शीट मिलेगा तो वहां पे आप क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, मान लो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट, हमारे पास ये है 1 2 1 एक मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 0 2 0 1 और 1 0 2। ठीक है, यहाँ पे, और इसके बाद दूसरा मैट्रिक्स है, एक और मैट्रिक्स है 0 2 x। ठीक है, और ये वैल्यू बोल रहा है 0 के इक्वल है। ठीक है, तो हमें देखो पहला मैट्रिक्स है 1 2 1 एलिमेंट है, फिर उसके बाद एक ये सेकेंड मैट्रिक्स है और ये थर्ड मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमें इसको 0 के इक्वल अगर ये दिया हुआ है ना, तो ये हमें देखना है कि ये किसके एक्चुअली में जो आपका x की वैल्यू होगी, किस वैल्यू के लिए आपको इधर ये 0 मिलेगा। ठीक है, यहां पे जो ये 0 लिखा हुआ है ये एक्चुअली में नंबर 0 नहीं है, ये क्या है आपका 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, इस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आपको 0 तो लिखा हुआ है दिख रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये 0 नहीं है, ये क्या है
जीरो मैट्रिक्स है। क्यों, कैसे पता चला मुझे जीरो मैट्रिक्स है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपका पूरा मैट्रिक्स ही है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको फाइनली कोई ना कोई मैट्रिक्स ही मिलने वाला है ना। तो मैट्रिक्स को कभी भी हम एलिमेंट के इक्वल नहीं करेंगे ना। तो यहाँ इस टाइप से इक्वेशन में लिखा रहता है, लेकिन हमें इसे समझना क्या है कि ये अपने आप में एक जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स वो लिख के नहीं देगा, इक्वल टू वो डायरेक्टली जीरो लिख के दे देता है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे फिर से इस चीज को लिख रहा हूं। हमारे पास पहला मैट्रिक्स जो है उसके एलिमेंट्स, उसके मैट्रिसेस कुछ इस टाइप के। ठीक है, तो देखो ये वाला है 2 0 1 1 0 2। ठीक है, और एक और मैट्रिक्स हमारे पास 0 2 x। ठीक है, और ये किसके इक्वल है? जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, ये क्या हमारा जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो कि पहले चीज तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, और अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो फाइनल जो रिजल्टेंट आपको मैट्रिक्स मिलने वाला है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो ये देखो इसका ऑर्डर, ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है? 1 क्रॉस 3 का है। एक रो है और 3 कॉलम है। ये वाला मैट्रिक्स कितने का है? 3 क्रॉस 3 का है। और ये मैट्रिक्स कितने का है? 3 क्रॉस 1 का है। ठीक है, अब बताओ कि क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? पॉसिबल है। देखो ये इसका जो कॉलम है वो इसके रो के इक्वल हो रहा है, और इसका जो कॉलम है वो इसके रो के इक्वल है ना। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब जो आपका फाइनल है ना, जो आपका फाइनली आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ठीक है, और अगर कोई हमसे पूछता है कि इस तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इसका जो फाइनल एक मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर कितना होगा, है ना। तो ऑर्डर आप कितना बोलोगे? तो फाइनल जो आपका ऑर्डर बच रहा है वो कौन कौन सा बच रहा है? देखो रो यहां पे 1 बच रहा है, और कॉलम कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। तो फाइनल जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाला है वो कितने का आने वाला है? 1 क्रॉस 1 का आने वाला है कि नहीं। और 1 क्रॉस 1 मतलब क्या हो गया कि एक ही एलिमेंट होगा उसमें, है ना। तो एक ही एलिमेंट होगा, तो ये भी क्या है? मैट्रिक्स ही है। तो इसका ऑर्डर मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 क्रॉस 1। क्लियर हुआ क्या मैंने कैसे किया? हमने जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड किया, समझ में आ गया, है ना। तो जीरो मैट्रिक्स यहां पे गिवन होगा, उसका आपको ऑर्डर भी गिवन नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इक्वेट कर रहा है तो आपको ये समझना है कि इस तरफ जो ऑर्डर होगा, है ना, वही ऑर्डर जीरो मैट्रिक्स का भी होने वाला है। ठीक है, तो अब हम सिंपली क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, और मुझे बताओ कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होने वाला है? देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 है और ये 3 है ना। तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 1 क्रॉस 3 का ही होगा। 1 क्रॉस 3 मतलब क्या हो गया कि जिसमें एक रो होगा और 3 कॉलम होंगे, है ना। यानी आपका मैट्रिक्स कुछ इस टाइप का दिखेगा, है ना। और इस मैट्रिक्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 0 2 x से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, और यहां पे मुझे 0 का एक मैट्रिक्स मिलेगा 1 क्रॉस 1 का। ठीक है, तो मैं इस वाले मैट्रिक्स को, इस दोनों के मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के फाइनल आंसर लिख रहा हूं। देखो क्या आएगा। तो पहले हमें क्या करना होगा? इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यही करते हैं, है ना। तो ये हमारा रो है, एक ही रो है ना। इसको मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा पहले C1 से। तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से, 2 2 से, और 1 1 से। तो कितना हो जाएगा? 4 + 2 6। चेक करना। तो पहला एलिमेंट हमारे पास क्या आ गया? 6। उसके बाद इसी चीज को मैं दूसरे से भी मल्टीप्लाई करूंगा। दूसरे में देखो बाकी दोनों एलिमेंट 0 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन तो 0 होने वाला है। बचेगा क्या? 1 × 2 2। क्लियर है। और इसमें जब आप मल्टीप्लाई करोगे थर्ड में C3 में, तो पहला एलिमेंट तो 0 है, बाकी ये दोनों मल्टीप्लाई होके देगा। तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो फाइनल आंसर आपका कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो ये देखो मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये मिला। अब हमें पता है कि इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो कितना है? 1 क्रॉस 3 है, और इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है। तो जो रिजल्टेंट होगा उसका ऑर्डर कितना होगा? ये देखो ये दोनों सेम है यहाँ पे, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितना होने वाला है? 1 क्रॉस 1 होने वाला है ना। और 1 क्रॉस 1 है, इसलिए हम इसको 1 क्रॉस 1 से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है,
तो देखो मल्टीप्लाई करो, है ना, फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आने वाला है, हमारे पास जो आएगा वो 1 क्रॉस 1 का ही मैट्रिक्स आएगा, है ना। तो यहाँ पे आपके पास एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है, किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम से। तो 6 किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, और 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, x से। तो देखो 6 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो तो 0 दे दिया, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 दे देगा, है ना। तो ये मैं लिख सकता हूं। तो देखो फाइनल जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, तो मल्टीप्लाई होने के बाद आपको ये मैट्रिक्स मिलने वाला है, दिख रहा है सबको, ये मैट्रिक्स मिलेगा। और इसको मैं किसके इक्वल कर सकता हूं, 0 1 क्रॉस 1 के। तो देखो ये भी 1 क्रॉस 1 है, ये भी 1 क्रॉस 1 है। तो यहां से मैं क्या बोल पाऊंगा, 4 + 4x = 0। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं, x कितना आ जाएगा, -1। क्लियर है। तो किस तरीके से आप x फाइंड कर रहे हो, बस आप कैलकुलेशन देख लेना, कहीं पे अगर गलती नहीं हुआ है तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। बाकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो सब आप एक बार खुद से देखते रहो, ठीक है, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, सब कुछ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको लिखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.4 हमें नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो सिलेबस में अब नहीं रहा। 3.4 से पहले तक, यानी 3.3 तक, 3.3 में आपके पास 12 क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, इसमें एसक्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला पार्ट यूज करना है, तो वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको इनवर्स, और एक्चुअली में 3.4 का कोई पार्ट नहीं करना है, तो 3.4 नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग मिसलेनियस पे आ जाएंगे, और मिसलेनियस में भी आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। आप कहां तक क्वेश्चन कर सकते हो, जहां तक हमारे पास इनवर्स कैलकुलेट करने वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। तो जब तक हमारे पास इनवर्स नहीं होगा तब वहां तक आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक कर सकते हो, 9 10 11 भी कर सकते हो आप, ठीक है। इनवर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, एक है ना, मैट्रिसेस, ठीक है। आप ट्राई करना, देखना जिसमें इनवर्स वाला पार्ट होगा वो सब पार्ट आप छोड़ देना, बाकी सारा पार्ट आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 में इसमें एक इंपॉर्टेंट है, ये मैं थोड़ा सा डिस्कशन करा देता हूं आपको, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोल रहा है, मिसलेनियस का है, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कभी कभी। फाइंड द मैट्रिक्स x, है ना, देखो फाइंड द मैट्रिक्स x, है ना। और यहां पे हमें रिलेशन, यहां पे आपसे मैट्रिक्स x ही फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। यहां पे एलिमेंट x नहीं है, क्या है, ये मैट्रिक्स x है। तो देखो यहां x किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं यहां पे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बस मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूं, आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। तो एक मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं, ये x × 1, ये एक दूसरा मैट्रिक्स लिया, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है -7 -8 -9, है ना, और 2 4 6, ये इसके इक्वल है। और हमसे ये पूछ रहा है कि यहां पे मुझे ये मैट्रिक्स की वैल्यू बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज फाइंड करना पड़ेगा यहां पे कि x का जो ऑर्डर है वो कितना है। जब तक हमें ऑर्डर पता नहीं होगा तब तक हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, है कि नहीं। तो देखो ऑर्डर अगर आपको चेक करना है तो पहले आप राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड का ऑर्डर कितना है, राइट हैंड साइड का ऑर्डर 2 × 3 है, यानी इसका जो रिजल्टेंट होने वाला है, रिजल्टेंट का ऑर्डर कितना होगा, 2 × 3 का होगा, है कि नहीं। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर तो हमें दिख रहा है, ये ऑर्डर कितने का है, 2 × 3 है ना। और अब मुझे बताओ कि इस x का ऑर्डर कितना होना चाहिए कि फाइनली मल्टीप्लाई होके आपको कितना मिले, 2 × 3 मिले। तो फाइनल जो ऑर्डर है वो 2 × 3 ही होना चाहिए। तो आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, जब इसका रो और इसका कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं इसका ऑर्डर मान लो, मैं m × n मान लेता हूं, मुझे नहीं पता, है ना,
तो m किसके इक्वल होना पड़ेगा, 2 के, है ना। तो m की वैल्यू मैं 2 बोल सकता हूं। क्लियर है, तो m तो मेरा 2 आ गया। और अगर ये दोनों इक्वल हो गया है ऑलरेडी, तो जो बच जाता है वही क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और ये 3 तो 3 के इक्वल है ना। तो यहां से देखो n की वैल्यू भी 2 आ गई और m की वैल्यू भी 2 आ गई। क्लियर है, तो यानी ये जो x वाला आपका मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितने का है, 2 क्रॉस 2 का है। समझ में आया क्या कि x मैट्रिक्स का ऑर्डर कितने का होगा, 2 क्रॉस 2 का होगा। और अगर x 2 क्रॉस 2 का है तो आपको करना क्या है, x मैट्रिक्स का हमें कोई भी एलिमेंट नहीं पता है, तो मैं एलिमेंट ए बी सी डी वेरिएबल के टर्म में मान लेता हूं। ठीक है, और अब आपको करना क्या है, देखो आपको अब सब कुछ पता है, ए बी सी डी ये x मैट्रिक्स हो गया। दूसरा मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, और राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, अब सिंपली आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो दोनों मैट्रिक्स को, और कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को आप क्या करो, इक्वेट कर दोगे। ठीक है, तो जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या आएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या क्या एलिमेंट आ रहा है। पहला एलिमेंट हमारे पास यहां पे आ जाएगा, ये फर्स्ट रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो a + 4b, देखो चेक करके बताओ, 2a + 5b और 3a + 6b, चेक करना। दूसरा वाला c + 4d, ट्वाइस c + 5d, थ्राइस c + 6d। ठीक है, ये देखो मैंने इसको ये लिखा मल्टीप्लाई करने के बाद। और राइट हैंड साइड में तो हमें दिया ही हुआ है -7, है ना, -8 -9 2 4 6। अब देखो आपके पास कितने इक्वेशन बन जाएंगे, अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है तो हम इक्वेट कर सकते हैं। इसको किसके इक्वेट करेंगे, इस वाले पार्ट के। तो इस टाइप से आपके पास कितने इक्वेशन आएंगे, 6 इक्वेशन आएंगे। सॉरी, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास था, और जब आप कंपेयर करोगे कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को, तो आपके पास इक्वेशन क्या क्या निकल के आएगा, है ना। इक्वेशन क्या क्या आएगा आपके पास, आपको पता है, हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर आप कंपेयर करोगे तो a + 4b = -7, ट्वाइस a + 5b = -8, थ्राइस a + 6b = -9। ठीक है, दूसरा c + 4d = 2, ट्वाइस c + 5d = 4, और थ्राइस c + 6d = 6। ठीक है, ये देखो 6 इक्वेशन है, और आपके पास वेरिएबल कितने हैं, 4 वेरिएबल, है ना। कितने इक्वेशन है, 6 इक्वेशन और 4 वेरिएबल। आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो किसी भी 4 इक्वेशन को यूज करके आप वेरिएबल सॉल्व कर लो, एबीसीडी की वैल्यू निकाल लो, एबीसीडी की वैल्यू निकल जाएगी, आपके पास एक्स मैट्रिक्स बन जाएगा, है ना। तो यहां पे बस ए बी सी डी की वैल्यू आपको पुट करके निकालनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आपको करना क्या है, मिसलेनियस वाला पार्ट भी आपको कंप्लीट करना है ना। तो मिसलेनियस वाला पार्ट भी आप कंप्लीट करो, और एक्सरसाइज अप टू 3.3 तक, 3.4 छोड़ देना, बाकी आप 3.3 तक, और ये मिसलेनियस वाला पार्ट आप लोग कवर कर सकते हो अब। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट। ठीक है, तब तक आप ये सारा पार्ट आप लोग अच्छे तरीके से कवर कर लो। ठीक है, क्योंकि यही सब कुछ डिटर्मिनेंट में यूज होने वाला है। तो यहां पे अगर क्लियर नहीं होगा तो वहां पे आपका कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो मंडे तक आप ट्राई करो, है ना, संडे तक, कि आपका सारा पार्ट ये सब कवर हो जाए, थ्योरी और एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय।